नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मुद्दा देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर में आतंकियों की कमर टूट रही है। कश्मीर में आतंकवाद के खात्मे से आतंकियों के आका बौखलाए हुए हैं। इसकी बानगी एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र के मंच पर देखने को मिली। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान ने एक बार फिर कश्मीर राग अलापा है और उसका साथ तुर्की ने दिया, लेकिन आतंकियों के दोनों आकाओं का दाव उल्टा पड़ गया। भारत ने दोनों की जबरदस्त इंटरनेशनल बेइज्जती कर दी। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत की प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने कश्मीर के मामले में पाकिस्तान और तुर्की को एक साथ फटकार लगाई है। उन्होंने तुर्की को कहा कि कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला है, जिस पर बात करने से तुर्की को बचना चाहिए। भारत की प्रथम सचिव ने पाकिस्तान की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि ये एक ऐसा देश जिसने अपने ही अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न को स्टेट पॉलिसी बना दिया है। ऐसे में दुनिया को इन नकाब के पीछे चेहरों को देखना चाहिए। दरअसल लगातार हो रही इंटरनेशनल बेइज्जती के बावजूद पाकिस्तान सुधर नहीं रहा और उसके साथ तुर्की भी चोर चोर मौसेरे भाई की भूमिका में आ गया है। अब कश्मीर पर बयान देने पर भारत ने फटकार लगाते हुए पाक के साथ साथ तुर्की को भी अपने गिरेबा में झांकने की नसीहत दी है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत की प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने कश्मीर के मामले में पाकिस्तान और तुर्की को एक साथ फटकार लगाते हुए तुर्की को कहा कि कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला है, जिस पर बात करने से तुर्की को बचना चाहिए। इसके साथ ही भारत ने उम्मीद जताई कि तुर्की दूसरी बार ऐसा नहीं करेगा। भारत की प्रथम सचिव ने पाकिस्तान की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान एक ऐसा देश जिसने अपने ही अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न को स्टेट पॉलिसी बना दिया है। उन्होंने कहा कि पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न अंग है। भारत सरकार ने यहां सामाजिक और आर्थिक विकास के साथ बेहतर प्रशासन के लिए संवैधानिक बदलाव किए हैं और ये भारत का अंदरूनी मामला है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मंच के दुरुपयोग के लिए भारत की तरफ से पाकिस्तान के रवैये पर निराशा जाहिर की गई। बता दें कि पाकिस्तान इससे पहले भी अलग अलग विषयों पर कश्मीर के मुद्दे को उठाता रहा है, लेकिन इस बार तुर्की ने भी पाकिस्तान का साथ दिया। दरअसल तुर्की के राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली में कहा था कि दक्षिण एशिया में शांति, स्थिरता और विकास के लिए कश्मीर में न्याय के साथ शांति स्थापित करना जरूरी है। भारत पाकिस्तान को बातचीत और सहयोग के जरिए ये मामला सुलझाना होगा। कश्मीर में शांति के लिए जो भी कदम उठाए जाएंगे, तुर्की उनका समर्थन करेगा। तुर्की को इस तरफ से पहले यूएनएचआरसी में भी कश्मीर का मुद्दा उठाया गया था। उस समय एर्दोगन ने संयुक्त राष्ट्र रिजोल्यूशन के जरिए कश्मीर का मुद्दा हल करने की बात कही थी। पिछले साल भी संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली में तुर्की ने कहा था कि कश्मीर की समस्या 74 साल से जारी है। दोनों पक्षों को संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर इसे हल करना चाहिए। 2019 में कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद तुर्की ने कहा था कि इससे हालात और खराब हुए हैं, लेकिन सच तो यह है कि पाकिस्तान की साजिश की वजह से कश्मीर में समस्या है। तो चलिए दिखाते हैं आपको इस पर एक स्पेशल रिपोर्ट। लगातार हो रही इंटरनेशनल बेइज्जती के बावजूद पाकिस्तान सुधर नहीं रहा है। उसके साथ तुर्की भी चोर चोर मौसेरा भाई की भूमिका में आ गया है। अब कश्मीर पर बयान देने पर भारत ने फटकार लगाते हुए पाकिस्तान के साथ साथ तुर्की को भी अपने गिरेबा में झांकने की नसीहत दी है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत की प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने कश्मीर के मामले में पाकिस्तान और तुर्की को एक साथ फटकार लगाते हुए तुर्की को कहा कि कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला है, जिस पर बात करने से तुर्की को बचना चाहिए। इसके साथ ही भारत ने उम्मीद जताई कि तुर्की दूसरी बार ऐसा नहीं करेगा।
भारत की प्रथम सचिव ने पाकिस्तान की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसने अपने ही अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न को स्टेट पॉलिसी बना दिया है। उन्होंने कहा कि पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न अंग है। भारत सरकार ने यहाँ सामाजिक और आर्थिक विकास के साथ बेहतर प्रशासन के लिए संवैधानिक बदलाव किए हैं और ये भारत का अंदरूनी मामला है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मंच के दुरुपयोग के लिए भारत की तरफ से पाकिस्तान के रवैये पर निराशा जाहिर की गई। बता दें कि पाकिस्तान इससे पहले भी अलग अलग विषयों पर कश्मीर के मुद्दे को उठाता रहा है, लेकिन इस बार तुर्की ने भी पाकिस्तान का साथ दिया था। दरअसल तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली में कहा था कि दक्षिण एशिया में शांति, स्थिरता और विकास के लिए कश्मीर में न्याय के साथ शांति स्थापित करना जरूरी है। भारत पाकिस्तान को बातचीत और सहयोग के जरिए ये मामला सुलझाना होगा। कश्मीर में शांति के लिए जो भी कदम उठाए जाएंगे, तुर्की उनका समर्थन करेगा। तुर्की की तरफ से इससे पहले UNHRC में भी कश्मीर का मुद्दा उठाया गया था। उस समय एर्दोगन ने संयुक्त राष्ट्र रेजोल्यूशन के जरिए कश्मीर का मुद्दा हल करने की बात कही थी। पिछले साल भी संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली में तुर्की ने कहा था कि कश्मीर की समस्या 74 साल से जारी है। दोनों पक्षों को संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर इसे हल करना चाहिए। 2019 में कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद तुर्की ने कहा था कि इससे हालात और खराब हुए हैं, लेकिन सच तो ये है कि पाकिस्तान की साजिश की वजह कश्मीर में समस्या है। समस्याएं हैं। पाकिस्तान अपने पालतू आतंकवादियों के जरिए कश्मीर में अशांति फैलाने की साजिश रचता है और अब उसकी इस साजिश में तुर्की भी शामिल हो गया है। कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद वहां शांति आई है और कश्मीर का तेजी से विकास हो रहा है, जो पाकिस्तान और तुर्की को रास नहीं आ रहा। ऐसे में कश्मीर को फिर से अशांत करने के लिए पाकिस्तान और तुर्की तमाम तरह की साजिशें रच रहे हैं, लेकिन भारत को इन आतंकवादी देशों को मुंह तोड़ जवाब देना आता है। भारत ने पाकिस्तान के इशारे पर काम कर रहे आतंकी संगठनों पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार ने बुधवार को जम्मू कश्मीर के 2 गुटों मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर सुमजी गुट और भट्ट गुट पर 5 साल के लिए बैन लगा दिया है। पिछले 3 महीनों में सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर में चौथा संगठन प्रतिबंधित किया गया है। इससे पहले दिसंबर 2023 में तहरीके हुर्रियत और मुस्लिम लीग मसरत आलम ग्रुप पर बैन लगाया गया था। ये संगठन अपने भारत विरोधी और पाकिस्तान समर्थक प्रचार के लिए जाने जाते हैं और इसके सदस्य आतंकियों की मदद करने में शामिल रहते हैं। इसके अलावा ये संगठन कश्मीर के लोगों को चुनाव में हिस्सा न लेने के लिए कहते हैं। ये देश की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा के लिए हानिकारक है। इसके अलावा ये ग्रुप जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने को बढ़ावा दे रहा है। साफ है, भारत ने जहां कश्मीर में आतंकवादियों की कमर तोड़ने का काम किया है, तो वहीं इंटरनेशनल मंच पर इन आतंकियों के आकाओं को एक्सपोज कर रहा है। अब देखना है कि आतंकवाद के समर्थक इन दोनों देशों पर कब दुनिया की आंखें खुलती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो मुद्दा में इसी विषय को लेकर करेंगे हम चर्चा, और चर्चा के लिए 2 विशेष अतिथि पैनल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ पूर्व राजनयिक मंजू सेठ जी जुड़ चुकी हैं। बहुत स्वागत है मंजू सेठ जी आपका। और हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी भी जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मंजू सेठ जी, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत की प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने तुर्की को कहा कि कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला है, जिस पर बात करने से तुर्की को बचना चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि ये एक ऐसा देश जिसने अपने ही अल्पसंख्यकों के प्रणालीगत उत्पीड़न को संस्थागत बना दिया है। मैम, पाकिस्तान की तो समझ में आती है, तुर्की की क्या मजबूरी है कश्मीर मुद्दे में कूदने की? मुझे लग रहा है कि ये कुछ काफी सालों से इनका यही रवैया रहा है। हर बारी जब पाकिस्तान इसको रेज करता है UN में, ये लोग भी कुछ ना कुछ बोल ही देते हैं। हाँ ठीक है, थोड़ा सा उनके मुकाबले में इनका जो
स्टेटमेंट होता है तुर्की का, ये थोड़ा सा काम होता है, मतलब इतना वो नेगेटिव नहीं होता, लेकिन हर बारी वो कर रहे हैं, हम देख ही रहे हैं। जैसे आपने भी कहा 2019 से हर साल वो रेज कर ही रहे हैं यूएन। और मुझे लगता है क्योंकि तुर्की जो है वो कुछ कोशिश कर रहा है काफी टाइम से इस्लामिक वर्ल्ड की लीडरशिप को लेने के लिए, और साथ ही में उनकी बहुत अच्छी दोस्ती रही है पाकिस्तान के साथ, और वो उसी को बात बात जो पाकिस्तान बोलता है उन्हीं की तरह वो बात करते हैं। और ऑल्सो अगर आप देखेंगे जो जियोपॉलिटिकल माहौल है वो चेंज हो रहा है, और सारे और देश जो हैं गल्फ एरिया में और अदर रीजन में, सब देश इंडिया की भारत के साथ वो जो नेगेटिव अप्रोच था उसको बदल रहे हैं, और जो रिलीजन बेस्ड अप्रोच था उसको भी बदल रहे हैं। तो वो आई थिंक ये तुर्की सोच रहा है कि शायद हमें इसकी लीडरशिप लेने की, इस्लामिक वर्ल्ड की लीडरशिप लेने में इसमें हमें कोई हेल्प मिलेगी, शायद मुझे लगता है शायद एक ये कारण भी हो सकता है। और हाँ, पाकिस्तान के साथ वो हमेशा खड़े रहे हैं और खड़े रहना चाहते हैं, तो वो लेकिन ये बिल्कुल हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि हम बिल्कुल इनकी जो बातें हैं, जैसे आपने भी कहा और हमारी सरकार ने भी कहा है कि ये जो सपोर्ट ऑफ टेररिज्म है, और अपने विद इन द कंट्रीज, और हमने लास्ट टाइम भी कहा था तुर्की से कि आप अपने देश में देखिए, आप अपना अप्रोच देखिए, चाहे साइप्रस पे हो, चाहे लिबिया में हो, और सब जगह जो आपके डबल स्टैंडर्ड्स हैं, आप अपने आप को देखिए, पहले अपने गिरेबान में देखिए, फिर हमारे अप्रोच को आप क्रिटिसाइज करिए या हमारे देश को क्रिटिसाइज करिए। जी मैम, वापस मैं आपके पास आऊंगी। संजीव श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ हैं। सर, इस विषय पर कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो हम आपसे यहाँ पर समझने की कोशिश करना चाहेंगे। सर, कश्मीर मुद्दे को दुनिया के इस्लामी देश अपने आग्रह से बच नहीं पाते हैं, इससे वैश्विक राजनीति पर असर पड़ता है, क्योंकि इससे इस्लामी देश अपनी विश्वसनीयता खोएंगे, भारत भी अपने आग्रह आगे बढ़ाएगा। देखिए, मुझे नहीं लगता कि पूरा इस्लामिक वर्ल्ड कश्मीर के विषय को उस तरीके से उठाता है जैसा कि टर्की जैसे कुछ एक राष्ट्र जो कि पाकिस्तान के प्रभाव में आकर के वो ऐसा कर देता है। अगर आप भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस्लामिक वर्ल्ड के साथ रिश्तों को देखें तो ये रिश्ते लगातार प्रगाढ़ और गहरे हो रहे हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे यूएई हो, चाहे वो अन्य जो वेस्ट एशियन नेशंस हैं, उसमें जाहिर है कि टर्की एक एक्सेप्शन के तौर पर दिखाई देता है। और टर्की की जो मंशा है वो जाहिर है कि वो इस्लामिक वर्ल्ड के एक लीडर बनने की उसकी मंशा रहती है। रसब तैयब अर्दोगान के नेतृत्व वाला जो टर्की है वो अति महत्वाकांक्षी दिखाई देता है। वो एक रेडिकलाइजेशन के रास्ते पर भी बढ़ रहा है। हमने ये देखा है कि टर्की के अनेक जो संस्थान हैं, जो वहाँ के टर्की के इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें रेडिकलाइजेशन, इस्लामाइजेशन एर्डोगान के नेतृत्व में लगातार बढ़ा है। और टर्की लगातार इस बात की कोशिश भी करता रहा है कि वो किस तरीके से सऊदी अरबिया और यूएई की लीडरशिप से अलग हट करके अपनी एक नई लीडरशिप बनाए। और उनकी जो मंशा है रसब तैयब अर्दोगान की एक नए ऑटोमान एम्पायर को बनाने की है। और इस वजह से वो कुछ ऐसे राष्ट्र जैसे पाकिस्तान हो गया, मलेशिया हो गया, अन्य जो राष्ट्र हो गए, उनको वो अपीच करने की कोशिश करते हैं। और उस अपीचमेंट के प्रोसेस में वो इस तरीके के बयान दे डालते हैं कि जिसकी की वजह से टर्की को लॉन्ग टर्म में काफी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि भारत, आप जानते हैं कि विश्व की एक बड़ी आर्थिक और सामरिक महाशक्ति है। जो मुस्लिम वर्ल्ड के जो राष्ट्र है वो भारत की महत्ता को समझते हुए भारत के साथ अपने संपर्क बढ़ा रहे हैं, गहरे कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। अभी आप देखिए तो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का जैसा इनिशिएटिव सामने आया है, उसी तरीके से I2U2 जैसा एक इनिशिएटिव सामने आया है जिसमें कि यूएई भी शामिल है। तो जाहिर है कि भारत की जो महत्ता है वो पूरे वेस्ट एशिया में बढ़ रही है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो भारत है, नया भारत है, वो वेस्ट एशिया में भी तो सही आप कह रहे हैं कि नए भारत का जो महत्व है वो पूरे विश्व में बढ़ता जा रहा है और दुनिया टकटकी लगाए भारत की तरफ देख रही है। लेकिन इससे संबंधित कुछ प्रश्न आपसे भी हैं मंजू सेठ जी, जो हम आपसे समझना चाहेंगे। मैम, ये बताइए कि कश्मीर पर तुर्की या अन्य इस्लामी देशों के स्टैंड से क्या भारत की महत्वाकांक्षा प्रभावित होगी? नहीं, उनके कहने से कुछ नहीं होगी, लेकिन जैसे कि बार बार ये जो वहाँ पे मुद्दा उठाते हैं तो हमारे लिए थोड़ा सा डिफेंड करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि हम ऐसे छोड़ नहीं सकते हैं। क्योंकि फिर और लोग जो और कंट्रीज हैं उनको लगेगा कि
शायद ये लोग जो बोल रहे हैं वो सही है। तो और हमने जैसे बात कहा, ये हमारा अंदरूनी मामला है। जम्मू कश्मीर लद्दाख सब इंडिया के अभिन्न हिस्से हैं और आपका कोई लोकल स्टैंड ही नहीं है कि आप इस पर बात करिए। तो और देशों जो और इस्लामिक वर्ल्ड है वो हमें बात तो करनी पड़ती है, हमें डिफेंड करना पड़ता है क्योंकि हम इसको छोड़ नहीं सकते। लेकिन साथ में हमें, मुझे लगता है जो हमने ऑलरेडी अपने रिश्ते अच्छे कर लिए हैं, बेहतर कर लिए हैं इन सब देशों के साथ, वो समझ रहे हैं हमारा जो अप्रोच है, जो हमारा इससे जो हमारी स्टेटमेंट्स हैं और जो हमारी एक्शन है उसको वो समझ रहे हैं। और इसलिए हम देख रहे हैं कि वो इस मामले पे ज्यादा कुछ अभी टिप्पणी नहीं कर रहे हैं पिछले कुछ सालों से। और लेकिन तुर्की का मुझे समझ में नहीं, बार बार ये कर रहे हैं, जैसे हमने कहा शायद वो एक ये उनका महत्वाकांक्षा है कि हम उसको लीडरशिप ले इस्लामिक वर्ल्ड की। लेकिन क्योंकि ऑपरेशन दोस्त के बाद भी उन्होंने इतना अप्रिशिएट किया और इंडिया ने उनको हेल्प किया बिना देखे कि ये इस्लामिक कंट्री है या कुछ है, उनके लोगों को हेल्प किया और उन्होंने अप्रिशिएट भी किया वहाँ के लोगों ने, वहाँ की सरकार ने। लेकिन फिर भी यूएन में उसके बाद भी इन्होंने ये स्टेटमेंट कुछ ना कुछ पाकिस्तान के कहने पे या किस वजह से उन्होंने सिर्फ भी तब भी एक नेगेटिव स्टेटमेंट दिया था कि इंडिया के ऊपर और ये जो कश्मीर इशू को लेकर। तो लेकिन उनका शायद मुझे लग रहा है कि उनको टाइम लगेगा समझने में, और हमारा प्रयास रहेगा कि उनको समझाएं कि इंडिया का अंदरूनी मामला है, आप हमारे मामलों में बिल्कुल दखल ना दें तो वो अच्छा। वो आज स्टेटमेंट में हमारी फर्स्ट सेक्रेटरी ने वहाँ बताई दिया है कि तुर्की ना ही बोले तो अच्छा है। बिल्कुल, और बड़े अच्छे से यहाँ जवाब दिया गया है भारत की तरफ से भी। लेकिन संजीव श्रीवास्तव जी, भारत ने वैश्विक स्तर पर द्विपक्षीय विवादों में जो निरपेक्ष मार्ग अपनाया है, सर उससे दुनिया के अन्य देशों को सीख लेनी चाहिए और खासतौर पर तुर्की को। जी देखिए, जम्मू एंड कश्मीर का जो विषय है ये भारत का नितांत आंतरिक मामला है और इस पर किसी भी तीसरे देश की जो मध्यस्थता, दखल, बयानबाजी, ये भारत को कभी भी स्वीकार नहीं होगी। ये जो पूरा जो मसला है, ये जाहिर है कि अगर पाकिस्तान के जो संबंधित जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के जो विषय है, कश्मीर से संबंधित जो विषय है, उसका जो निपटारा है सिर्फ द्विपक्षीय तरीके से बातचीत से हो सकता है। शिमला समझौते और लाहौर डिक्लेरेशन की जो भावना है उसके साथ ही इसका निपटारा हो सकता है। कोई तीसरा देश, टर्की जैसा देश या कोई अन्य देश इसमें अगर कोई बयानबाजी करेगा, दखल देने की कोशिश करेगा, तो ये भारत इसका विरोध करता है, इसको कभी भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। भारत की जो एक इस बारे में बहुत स्पष्ट नीति है और भारत वैश्विक मामलों में भी अगर आप देखें तो भारत की हमेशा ये नीति रही है कि जो वैश्विक मामले हैं राष्ट्रों को आपसी जो बातचीत से सुलझाने चाहिए और भारत कभी भी ऐसे किसी वैश्विक विषय पर मध्यस्थता नहीं करता है कि जब तक कि सभी पक्ष इस तरीके की मध्यस्थता के ऑफर के लिए भारत से अनुरोध करें। और भारत ने, जाहिर है कि अभी आप देखिए तो यूक्रेन और जो रशिया के बीच का युद्ध चल रहा है उसमें अनेक तरीके की बातें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में उठाई गई कि भारत को इसमें मध्यस्थता करना चाहिए, ऐसी कोई संभावना हो सकती है। लेकिन भारत ने हमेशा इस बात को कहा है ये जो मामला है रशिया यूक्रेन को आपसी बातचीत से सुलझाना होगा। भारत इसमें कोई मध्यस्थता करने का कभी कोई प्रस्ताव भारत ने नहीं रखा और ये भारत इस मामले में बहुत स्पष्ट रूप से चलता है और टर्की को इस बात को समझना होगा कि अगर वो इस तरीके की भारत और पाकिस्तान के जो द्विपक्षीय मामलों में या जम्मू एंड कश्मीर का जो आंतरिक मामला है उसमें अगर कोई बयानबाजी करेगा, भारत और जम्मू एंड कश्मीर की स्थितियों के बारे में किसी तरीके की बातचीत करेगा तो वो भारत को कभी भी स्वीकार नहीं होगा। और इस मामले में भारत सरकार की नीति बहुत स्पष्ट है और इसी वजह से रेशु जी आप देखिए तो भारत की जो भारत का जो पूरा नेतृत्व है उसकी पूरे विश्व में बहुत प्रशंसा होती है। भारत अपने विवेकपूर्ण, बुद्धिमत्तापूर्ण, जिम्मेदारी भरी स्टैंड के लिए जाना जाता है। भारत कभी भी इस तरीके के विषयों का समर्थन नहीं करता कि जिसमें कि दूसरे के मामलों में दखल दिया जाए और भारत हमेशा संवाद का पक्षधर है। भारत हमेशा विवादों का समाधान बातचीत के माध्यम से, दूसरों के मामले में भारत कभी दखल नहीं करता है और अपने मामले में अगर कोई इस तरीके से हमारी तरफ निगाहें करेगा, हमारे यहाँ आकर कोई दखल अंदाजी करेगा तो उसको भी बर्दाश्त भारत नहीं करता है। मंजू सेठ जी, लेकिन इस्लामी देश
कश्मीर पर जो भी बोलते रहे, लेकिन भारत और इसके साथ ही प्रदेश के विकास और व्यवस्था को लेकर मजबूती से आगे बढ़ रहा है। इससे निश्चित ही ये संदेश आएगा कि भारत उनकी टिप्पणियों को गंभीरता से नहीं लेता है। फिर भी मैम, कूटनीति के दखल को किस तरीके से देखना चाहिए, किस तरह की कूटनीति इस दौरान होनी चाहिए? बहुत जरूरी है कि हम अपना जो एफर्ट है इसको काउंटर करने के लिए, और उनका जो नैरेटिव बिल्डिंग और जो इनका पाकिस्तान की तरफ से जो नैरेटिव बिल्डिंग होता है और सब देशों को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, हम उसको बिल्कुल काउंटर करना चाहिए और कर भी रहे हैं, जहाँ तक मेरा मानना है। और साथ में अगर हम देखेंगे, इस वक्त इतनी उनकी खुद की सरकार और इंस्टेबिलिटी इतनी है पाकिस्तान में, लेकिन फिर भी वो बाज नहीं आते। उनका इकोनॉमिक क्राइसिस है और हर एक चीज है, लेकिन फिर भी टेररिज्म को बढ़ावा देने से वो नहीं चूकते हैं। और आई थिंक इसके ऊपर ही हम बार बार बोलते हैं और देश की अब हमारी बात मानने लग गए हैं कि टेररिज्म जो है वो जो बढ़ावा हो रहा है और जो रुक नहीं रहे हैं, वो पाकिस्तान की वजह से ही हो रहा है। बहुत लोग ये समझ गए हैं इस बात को और वो उससे प्रेशर भी डाल रहे हैं पाकिस्तान पे। लेकिन जो मेरा मानना है कि अब जो बायलैटरल का टॉक्स का कोई अब इसमें मुझे लग रहा है कोई मुद्दा नहीं, क्योंकि हमारी इंटरनल मैटर है, ये बिल्कुल इंटरनल हमारा हिस्सा है, अभिन्न हिस्सा है। तो इसमें हम दूसरे देश से क्यों बात करें? वहाँ के जो मुद्दे हम अपने आप ही जैसे आपने कहा, वहाँ पे हम डेवलपमेंट कर रहे हैं और सब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं और वहाँ पे पीस और डेवलपमेंट की तरफ हम जा रहे हैं। तो क्योंकि इसी से वहाँ पे शांति आने का और वहाँ के लोग समझेंगे कि हम इंडिया के साथ हम हैं, तो हमारा जो डेवलपमेंट हो रहा है वहाँ पे उससे हमें फायदा है। इंडिया के जो जीडीपी ग्रोथ हो रही है उससे भी हमें फायदा है। तो वहाँ के लोग अब समझने लग गए हैं और इंडिया की जो पॉलिसी है वहाँ पे स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना, हर एक चीज को बढ़ावा देना, एजुकेशन को, और जम्मू कश्मीर में एजुकेशन भी बढ़ा रहे हैं और अपने इंस्टीट्यूट भी वहाँ लगा रहे हैं और हायर लर्निंग, ताकि वहाँ के लोग उससे बेनिफिट कर सकें और वो समझें कि हमारे हित में क्या है। और वो समझने लग गए हैं और हम देख रहे हैं बदलाव शुरू हो गया है। बिल्कुल बदलाव शुरू हो गया है। और संजीव श्रीवास्तव जी कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन चलते चलते अंतिम सवाल संजीव श्रीवास्तव जी आपसे मेरा, सर, भारत सरकार जिस तरह से कश्मीर में स्थिरता के लिए काम कर रही है और वैश्विक स्तर पर भी ऐसे प्रयास हो रहे हैं कि इस मुद्दे पर भारत का एकाधिकार स्वीकार किया जाए, सर, फिर दिक्कत कहाँ आ जाती है? रेशु जी, एक बात मैं इसमें और ऐड करना चाहता था कि जम्मू एंड कश्मीर के संदर्भ में सिर्फ एक मुद्दा बचा हुआ है, वो ये है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का भारत में विलय कब होगा। क्योंकि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान है वो इलीगली ऑक्युपाइड टेरिटरी है, वो भारत की टेरिटरी है, वहाँ के जो लोग हैं वो भारतीय हैं। और यदि भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई एक इशू कभी भी अगर भविष्य में कोई कश्मीर के बारे में बात होगी तो सिर्फ इस पे बात होगी कि भारत में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का विलय किस तरीके से और कब होगा। यही एक मुद्दा मात्र बचा हुआ है। जहां तक जम्मू एंड कश्मीर का विषय है, जम्मू एंड कश्मीर विकास की राह पर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आने वाले समय में वहां चुनाव भी होंगे और जम्मू एंड कश्मीर के लोगों का जो भविष्य है स्वर्णिम है। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर का जो पूरा भविष्य है वो तभी जाकर के कंप्लीट होगा जब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का उसमें विलय हो जाएगा। और यही एकमात्र विषय दोनों देशों के बीच में बचा हुआ है। इसी पर भविष्य में अगर कभी भी कोई बात होगी तो इसी पर जी, सिर्फ कश्मीर ही नहीं, हम तो यहाँ पर यही कहेंगे कि पूरे भारत का जो स्वर्णिम काल कह सकते हैं वो इस समय चल रहा है और लगातार सरकार इसके लिए प्रयास भी कर रही है और इसी वजह से तमाम जो देश है वो हमारी तरफ आशा भरी निगाहों से आज के समय में देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और मुद्दा में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।